में से ये कुछ भाइयों के हमारे कमेंट आए थे कि एथिल अल्कोहल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाइए। तो आज हम उनके कमेंट को शानदार तरीके से पूरा करेंगे और मैं आपको इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। क्लास 10th है केमिस्ट्री और हम करने वाले हैं एथिल अल्कोहल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ए नंबर देख लेते हैं। ए नंबर क्या है? यह है रंगहीन रुचिकर गंध वाले ज्वलनशील द्रव है। तो यह रंगीन यानी इसमें रंग कोई नहीं होता, इसमें रंगहीन है, रंगहीन नहीं है, रंगहीन है यानी इसमें कोई रंग नहीं होता। और उच्चकर गंध वाले ज्वलनशील द्रव है यानी इसमें गंध है और ये ज्वलनशील यानी एकदम ये जल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा बी नंबर पे क्या है? इसका क्वथनांक 78.3 डिग्री सी होता है यानी इसका क्वथनांक 78.3 डिग्री सी होता है। आपको ये याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज में एथिल अल्कोहल का, है ना। तो आपको याद रखना है। नंबर सी पे क्या है हमारा? नंबर सी पे है यह एक उदासीन यौगिक है यानी आपको ये भी याद रखना है कि ये एक उदासीन यौगिक है। ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उदासीन कितनी, उसकी पीएच मान कितनी होगी कि वह उदासीन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर आपकी 7 पीएच मान होगी तो वो उदासीन होना है। अगर आपकी 7 से ऊपर हो जाती है तो आपका क्षारीय होना है। अगर 7 से नीचे आ जाती है तो आपका अम्लीय होना है। ठीक है। तो चलिए अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारा आएगा एस्टरलीकरण। एस्टरलीकरण है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ए नंबर। तो देखिए इसमें क्या है? वह अभिक्रियाएं जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ यानी वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एथिल मतलब अल्कोहल के साथ निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके यानी निर्जलीकरण है और उसकी उपस्थिति है निर्जलीकरण की और उसमें अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, उसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं? एस्टर। तो इसको क्या कहते हैं? एस्टरीकरण भी कहते हैं यानी एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। तो चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसकी रिएक्शन में सबसे पहले हमारा सूत्र है एसिटिक अम्ल का। ये आपको ध्यान रखना है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C2H5COOH। ये एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है, आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए यह है हमारा एथिल अल्कोहल। ठीक है। ये हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यह कॉन्सनट्रेट यानी H2SO4 की उपस्थिति है, बिना उपस्थिति के इसमें नहीं होता। तो यहाँ पर उपस्थिति दे रखी है यानी देखिए निर्जलीकरण की, यहाँ पर देखिए निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर। यानी निर्जलीकरण की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बनाते हैं एस्टर। तो ये बन गया हमारा एस्टर का सूत्र, आपको याद होना चाहिए। CH3COOC2H5 ये एस्टर का सूत्र होता है हमारा, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस में हमारा निकल गया जल। ठीक है। और हमारा जल निकल चुका है। तो चलिए अब अगली ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? अब आगे में हमारा ग्रीकनार्ड अभिकर्मक है अगला हमारा। देख लीजिए इसमें क्या है? इसमें ग्रीकनार्ड अभिकर्मक की यानी ग्रीकनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है। जब ग्रीकनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो देखिए ग्रीकनार्ड अभिकर्मक का सूत्र ये होता है CH3MgBr। ठीक है। आपको ये याद रखना है ग्रीकनार्ड अभिकर्मक का सूत्र। और ये हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको याद होना चाहिए सिंपली। ठीक है। तो हमारे क्या बनता है? इसमें हमारी मीथेन गैस बन जाती है यहाँ पर और हमारा ये निकल जाता है C2H5OMgBr। ये हमारा निकल गया है। ठीक है। तो चलिए हम अगली ओर बढ़ते हैं यानी सी पे बढ़ते हैं। सी पे क्या है हमारा? तो चलिए सी पे देख लेते हैं। सी पे हमारा HBr से अभिक्रिया यानी HBr से हमारी अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या है? एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एनहाइड्रेट की उपस्थिति में HBr से कराने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यानी जब हम इसकी एनहाइड्रेट की उपस्थिति में HBr से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड प्राप्त। तो चलिए इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले इसमें एथिल अल्कोहल का सूत्र याद होना चाहिए। ये पता है आपको एथिल अल्कोहल का सूत्र का याद है ना? एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको याद ही होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? HBr के साथ यानी HBr के साथ एनहाइड्रेट ZnCl2, आपको ये पता होना चाहिए, ये इसकी उपस्थिति है। एनहाइड्रेट ZnCl2 इसकी उपस्थिति है। तो हमारे क्या प्राप्त होता है? एथिल ब्रोमाइड।
C2H5Br और प्लस में हमारा निकल जाता है जल। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम तो मुझे लग नहीं रही है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देख लेते हैं PCl3 से अभिक्रिया कराने पर, यानी हम कहाँ से कराएंगे, PCl3 से अभिक्रिया कराने पर, तो हम इससे इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराने पर फास्फोरस अम्ल तथा क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। तो देखिए जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराने पर हमारा क्या बनता है, फास्फोरस अम्ल, है ना, फास्फोरस अम्ल तथा क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। तो देखिए इसका सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एथिल अल्कोहल की चल रही है, तो इसमें एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब देखिए PCl3 आपको ये पता ही है, इसके साथ करनी है, तो हमारा क्या बनता है, देखिए क्लोरोएथेन C2H5Cl प्लस और हमारा निकल जाता है H3PO3, ये हमारा निकल गया। अब देखिए आपको ये आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर ये 3 क्यों आया है ना, और यहाँ पर ये 3 क्यों आया है, तो आपको मैं बता दूँ ये 3 इसलिए आया है इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए, यानी इधर वाला पक्ष भी बैलेंस हो जाए और इधर वाला पक्ष भी बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो आप देखिए इसे बैलेंस कर सकते हैं ऐसे, ये 3 इसीलिए लगा है कि इधर भी बराबर हो जाए इधर भी। ठीक है, तो चलिए अब अगली समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो अगली पे क्या है हमारा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यानी हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमारी क्या होती है, तो देख लेते हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया हमारी, तो देखिए इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, यानी एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा कास्टिक सोडा से कराने पर आयोडोफॉर्म बनता है। यानी जब हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा कास्टिक सोडे से कराने पर आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए अब सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल का सूत्र पता होना चाहिए, आपको याद ही है, ये पता है आयोडीन, देखिए I2, यानी आयोडीन का वो है I2, ये रहा आपका आयोडीन I2। अब देखिए कास्टिक सोडा NaOH, यानी कास्टिक सोडा का सूत्र ये है NaOH, आपको पता ही है, सब आपने सूत्र याद कर रखे होंगे, क्योंकि अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो बिना सूत्र के आप ये समीकरण नहीं कर सकते, यानी रिएक्शन नहीं कर सकते। अब देखिए हमारा बनेगा क्या, ये एरो है हमारा। अब देखिए हमारा इधर बनेगा CHL3 यानी क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म हमारा बन गया है। और हमारा देखिए प्लस में NaI और हमारा निकल जाएगा HCOONA, है ना, हमारा ये भी निकलेगा और प्लस में निकलेगा हमारा जल। ठीक है, तो हमारा ये निकला NaLC मतलब HCOONA, ये भी निकल गया और हमारा निकल गया जल। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या बनना था इससे, आयोडोफॉर्म। तो इसलिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, यानी हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आपको क्या करना पड़ता है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया आयोडीन तथा कास्टिक सोडे से कराने पर आयोडोफॉर्म बनता है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए और आपको रिएक्शन आनी चाहिए। आपको सूत्र याद होगा तो आप रिएक्शन भी कर लेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो क्या ही है हमारा अपचयन। तो देखिए अपचयन में क्या है, एथिल अल्कोहल का लाल फास्फोरस, यानी एथिल अल्कोहल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अपचयन कराने पर एथेन प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से अपचयन कराने पर एथेन प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए एथिल अल्कोहल सूत्र आपको पता ही है, HI से अपचयन कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना है, देखिए लाल फास्फोरस। अब देखिए 150 डिग्री टेम्परेचर इसका रहेगा जब हम इसे हीट करेंगे। ठीक है, जब हम इसे हीट करेंगे तो इसका कितना 150 डिग्री सी टेम्परेचर रहेगा। तो हमारा क्या बनेगा, हमारे यहाँ से प्राप्त होगा एथेन, और हमारा देखिए I2 यहाँ से निकल चुका है और हमारा जल भी निकल गया साथ में। ठीक है, हमारा जल भी निकल चुका है। अब देखिए अगली जी की ओर बढ़ते हैं, यानी हमारा अगली क्या है, तो देखिए हमारी अगली है यहाँ पर ऑक्सीकरण, है ना। तो अगली है हमारी ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में देखना है हमारे क्या होता है। तो देखिए एथिल अल्कोहल का अम्लीय, यानी एथिल अल्कोहल का अम्लीय K2CR2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, यानी देखिए अब क्या करेंगे, जब एथिल अल्कोहल अम्लीय यानी एथिल अल्कोहल का अम्लीय K2CR2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर हमारा देखिए क्या बनता है, एस्टरलिहाइड प्राप्त होता है ना। तो हम जब इससे ये कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एस्टरलिहाइड। अब देखिए जब पुनः ऑक्सीकरण कराने पर हमारा क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। जब हम इसका पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा एसिटिक अम्ल बनता है। अब देखिए हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये उपस्थिति है, मैं आपको बता दूं, ये उपस्थिति है इसकी K2CR2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति है। और ये एरो में हमारा देखिए क्या बना है, CH3CHO, है ना। अब देखिए इसमें ये नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति है यहाँ पर, और तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, एसिटिक अम्ल। देखिए जब हम इसकी नवजात ऑक्सीजन से जब इसकी उपस्थिति लेंगे तो हमारा बन जाएगा
एसिटिक अम्ल। अब क्या करना है देखिए हमें, अब ऊपर में देखिए इसका एक तरीके से तो आपके डायरेक्टली यहाँ पर बन गया है ना, ये एक रिएक्शन तो ये हो गई, आप यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी मैं आपको ये बता दूँ, दूसरी ये है, देखिए एथिल अल्कोहल जब हमारा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, KMnO4 यानी KMnO4 की उपस्थिति लेंगे और नवजात ऑक्सीजन लेंगे इसके साथ में, ठीक है। तो नवजात ऑक्सीजन भी लेंगे इसके साथ में और हमारा क्या बन जाएगा देखिए, एसिडिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, देख लीजिए नेक्स्ट पे हमारा निर्जलीकरण। तो अब देखिए निर्जलीकरण में क्या होता है, निर्जलीकरण में मैं आपको बता दूं, देखिए एथिल अल्कोहल का यानी एथिल अल्कोहल का 160 डिग्री सी से 170 डिग्री सी पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराने पर एथिलीन गैस प्राप्त होती है। तो कौन सी गैस प्राप्त होती है, एथिलीन गैस प्राप्त होती है। अब देखिए सबसे पहले आपको एथिल अल्कोहल का सूत्र याद होना क्या चाहिए, आपकी याद ही है, ये तो इतना पता है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की यहाँ पर उपस्थिति है, ठीक है। अब देखिए और इसमें टेम्परेचर भी देख लीजिए आप, 160 डिग्री सी से 170 डिग्री सी, देखिए ये भी इतना ही है। अब देखिए हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमारा प्राप्त होता है एथिलीन गैस और प्लस में हमारा निकल जाता है जल, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, आप निर्जलीकरण अभिक्रिया बिल्कुल दिमाग में बसा लो, बसा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसकी अभिक्रिया ये हो गई, आपको ये सारी दिमाग में समझ लेनी है, ठीक है। अब देखिए हमारी सब हो चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आई मतलब वन है हमारा, इसमें देख लीजिए ऐसी एक टॉपिक है ना। तो इसमें देख लीजिए 100 डिग्री सी, यानी इसमें क्या है हमारा 100 डिग्री सी है, तो इसमें हमारा 100 डिग्री सी ताप पर यानी 100 डिग्री सी ताप पर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 से कराने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। तो हमारे क्या प्राप्त होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। अब देखिए एथिल अल्कोहल का आपको सूत्र पता ही है। अब देखिए H2SO4 कई बार आ चुका है, ये इसके साथ लेना है। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सी, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, देखिए हमारा प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारा प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाता है और प्लस में निकल जाता है हमारा जल, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में हमारा है 140 डिग्री है इसमें। तो क्या क्या है इसमें, देखिए 140 डिग्री सी पर एथिल अल्कोहल को सांद्र यानी 140 डिग्री सी पर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर डाई मैथिल ईथर प्राप्त होता है। तो उसमें देखिए उसमें तो उसके साथ H2SO4 के साथ लेना था और 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करना था। अब क्या करना है, इसमें एथिल अल्कोहल लेना है और इसकी उपस्थिति लेनी है, किसकी, H2SO4 की उपस्थिति लेनी है और टेम्परेचर कितना लेना है, 140 डिग्री सी। अब देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र ये हो चुका है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति ये रही और हमारा 140 डिग्री सी टेम्परेचर ये हो चुका है। अब देखिए हमारा क्या बना, मैथिल ईथर प्राप्त होता है। तो देख लीजिए मैं आपको बता दूँ, ये CH3, अब देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से आपका ये O जुड़ा हुआ है ना। आपको ध्यान रखना है, ये आपका नीचे में आ गया था, जैसे लंबा हो चुका था तो ये आपका नीचे में आ गया, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है और O से सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है CH3। तो ये आपको याद रखना है, डाई मैथिल ईथर का सूत्र ये होता है। तो अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। तीसरे पॉइंट पर हमारा देखिए इसमें दहन हो रहा है, तो हमारे देख लेते हैं दहन में क्या होता है। तो तीसरे पॉइंट में एथिल अल्कोहल का दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। तो देख लीजिए जब हम एथिल अल्कोहल का दहन कराएंगे तो हमारे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। तो इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल है। अब इसमें देखिए CO2 नहीं है, यहाँ पर O है खाली। अब इसको धोखे से इसमें टाइप हो चुका है। अब देखिए इसमें O2 है नहीं, खाली O2, क्योंकि अब देखिए अब जब किसी चीज़ को आप हम जलाएंगे तो वो किसकी उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति में होगा ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है यानी O2 है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल है ये हमारा और ये ऑक्सीजन है यानी O2, ये सी नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ये O2 है। जब हम इसकी दहन करेंगे मतलब इसे जलाएंगे यानी हीट करेंगे इसे, तो देखिए हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। आपको पता होना चाहिए जब हम एथिल अल्कोहल को गर्म करेंगे तो हम किसकी उपस्थिति मतलब काय में करेंगे, वायु तो होगी ना उसमें थोड़ी बहुत। अब देखिए आप बिना वायु के कोई चीज़ जला सकते हैं, नहीं जला सकते ना। तो इसमें देखिए O2 लेना है इसके साथ, ठीक है। अब देखिए हमारे क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है। तो ये आपका ऐसे प्राप्त हो गया और हमारी ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको बिल्कुल फ्री में PDF इसकी मिल जाएगी, ठीक है।
तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि वे भी सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।